स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे दैट बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं और ब्लैक होल्स क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट कि हमने इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन में, सारे के सारे टॉपिक्स हमने पहले ही कर लिए हैं। सारा टॉपिक्स हमारा कवर हो गया। आज हमारा ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे दैट एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये अर्थ के सरफेस पर है और इसे हम लोगों ने ऊपर थ्रो किया। ओके, तो आपको पता है दैट कि ये बॉडी कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वापस लौट के नीचे आएगा और नीचे गिर जाएगा अर्थ पे। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये चलता ही जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये मतलब चलता ही जाए और अर्थ के ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन से बाहर चला जाए? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो अपवर्ड, तो किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करने पर क्या होता है कि उसके पास शुरुआत में कुछ काइनेटिक एनर्जी आप वहां पे देते हो, उसके पास कुछ वेलोसिटी आप वहां पे देते हो। तो सपोज करो कि इस बॉडी को हमने यू वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अगर हमने इस बॉडी को यू वेलोसिटी दे दिया तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है वो काइनेटिक एनर्जी है हाफ। अगर इसकी मास m मान रहे हैं तो हाफ m u स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी हमने अभी इस बॉडी को दिया है। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एज द बॉडी मूव अपवर्ड, एज द बॉडी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे ये बॉडी अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा, as the body move upward its kinetic energy decreases। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो कुछ तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो आपका कंजर्व रहता है। तो आपका टोटल एनर्जी अगर कंजर्व है तो कोई तो एनर्जी है ना जो आपका यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर एक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो कोई दूसरा एनर्जी है जो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बढ़ेगा, मैं उसके बारे में लिख देता हूँ कि एज द बॉडी मूव अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बट बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने पूरा लेक्चर कराया था आपको, तो उसको आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको जो फॉर्मूला हम बताए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सरफेस ऑफ अर्थ पे, जैसे कि ये सेंटर से कितना दूर है, ये जो पार्टिकल है ना आपका, ये सेंटर हो गया अर्थ का, तो सेंटर से ये कितना दूर है, आर, है ना। तो ये जो पार्टिकल है आपका सेंटर से कुछ दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे, रेडियस अगर आर मानेंगे तो जो भी सरफेस पे जो भी पार्टिकल रहता है या जो भी मास रहता है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही बताए थे आपको, U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, यहाँ पे m जो है ना, m यहाँ पे आपका मास हो गया है, इसका अर्थ का मास हो गया है, m जो है अर्थ का मास हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए स्मॉल m जो है, स्मॉल m आपका जो मास है वो आपका बॉडी का मास है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी है। तो इतना समझ में आ गया कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगा, लेकिन इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये बढ़ेगा। तो इसका बढ़ने का रीजन क्या है? देखिए, मास तो नहीं बढ़ रहा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम ये तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो आर है, कैपिटल आर जो है, ये तो आपका धीरे 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 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो इस वजह से ये पूरा ये वाला वैल्यू घटेगा, और नेगेटिव में घट रहा है, दैट मीन्स कि बढ़ रहा है ना। जैसे -5 था, फिर -7 हो गया, ठीक है, ये सॉरी -5 था, उसके बाद -3 हो गया, -2 हो गया, फिर फाइनली इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। तो ये हम लोग समझ गए दैट काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो आपका डिक्रीज हो रहा है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। देखिए, होगा क्या कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो ये यू घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और फाइनली जब ये अपना एक मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा, ठीक है, तो उस मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसका जो यू का वैल्यू था वो घटते घटते 0 हो जाएगा, यानी कि भी जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि यहाँ पर जो भी आपका बॉडी ऊपर ट्रैवल कर रहा है उसका यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते वो हो गया है 0, 0 हो गया, v का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि h हाइट पर जा चुका है। तो h हाइट पर जाने के बाद जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा -GMM/r प्लस h। पहले सरफेस पे था तो r लिखे थे, अभी ये जो है बहुत ऊपर हाइट पे चला गया है तो हम लोग का हो गया है वो r प्लस h। ठीक है, अब देखिए, तो u यहाँ पे इतना हो गया और v हो गया 0। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी कितना है, टोटल इनिशियल एनर्जी कितना है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी हम ले रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सरफेस पे इसके पास जो एनर्जी है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास ½ mU², और इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी था, सरफेस पे दोनों एनर्जी है तो दोनों लिखना पड़ेगा। टोटल एनर्जी हो जाएगा ½ mU², और वो वाला प्लस में, सो -GMM/r। ये जो है ना, ये सरफेस पे इतना एनर्जी है, और ये जब कुछ हाइट एज पे चला गया तो इसका हो चुका है v0, मतलब आप इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, दैट मीन्स कि v0 हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है, फाइनल एनर्जी -GMM/r प्लस h। ठीक है, -GMM/r प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग कितना ले ले रहे हैं, h हाइट पर जाने के बाद 0 ले ले रहे हैं। तो ये बॉडी फिर से वापस आके अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक है, फिर से ये बॉडी वापस आकर के अर्थ अर्थ पे वापस आके गिर जाएगा, अब ये और ऊपर नहीं जा सकता। तो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम लोग इसको बॉडी को कितना वेलोसिटी से फेंकेंगे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाहर, मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, मतलब अर्थ अब उसको खींच नहीं सकता, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर जा चुका है। जो बॉडी है ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव से बाहर जा चुका है। कितना वेलोसिटी हम लोग देंगे सरफेस ऑफ अर्थ पे कि ऐसा होगा, उसी वेलोसिटी को बुलाता है स्केप वेलोसिटी। ये जो वर्ड है स्केप, वर्ड जो स्केप है वो क्या है, स्केप का मतलब ही होता है कि मतलब निकल लेना, स्केप कर जाना, समझ रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम ऐसा स्केप वेलोसिटी समझाने के लिए हम ये ऐसा मान रहे हैं कि जब ये हाइट h पे जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं हुआ है, मान लीजिए कि v है। ठीक है, इनिशियली u था यहाँ पे और अभी ये v हो चुका है, 0 नहीं हुआ है। मान लीजिए 0 नहीं, 0 हो जाएगा तो फिर बाहर कैसे जाएगा, तो वापस आके गिर जाएगा अर्थ पे ना। तो मान लीजिए कि वो 0 नहीं हुआ है, वो v है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी आप 0 लिखे थे, इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको हाफ एम वी स्क्वायर निकालना हुआ तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस जी एम एम बाई आर प्लस एच। ठीक है, ये एक इक्वेशन यहाँ पे आया है। अब इसी से हम लोग जो है ना एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको v जो है वो नहीं निकालना है। ठीक है, v नहीं निकालना तो u निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे कितना वेलोसिटी देंगे कि वो बॉडी जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल जाए। हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हमको यू निकालना है। देखिए यहाँ पर जो भी v होगा, ये जो v होगा ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये किसी भी हाल में पॉजिटिव आना चाहिए। समझ रहे, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना आप, ये तो नेगेटिव नहीं ना आ सकता है, ये तो आएगा तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। समझ रहे बात। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपका क्या है, जी एम एम बाई आर प्लस एच, इसमें भी सब पॉजिटिव टर्म है तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। समझ रहे बात। अगर मान लीजिए कि ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ठीक है, तो आपका ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इसको हम लोग कह रहे हैं x, इसको कह रहे हैं y और इसको बोल रहे हैं z। ठीक ना, देखिएगा अगर मान लीजिए कि y 0 से बड़ा है, z 0 से बड़ा है, तो x भी तो 0 से बड़ा ही होगा ना। कंफर्म चांस है, एकदम कंफर्म है कि ऐसा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि x जो है लेस देन 0 है, z ग्रेटर देन 0, तो हो सकता है कि x जो है लेस देन 0 आ जाए, या हो सकता है x ग्रेटर देन 0। इसमें कंफर्म नहीं ना है, कंफर्म नहीं है इसमें, इसमें हो सकता है। समझ रहे बात। या अगर मान लीजिए कि y जो है 0 के बराबर हो गया और z ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, तो क्या x ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, आएगा। समझ रहे बात। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे थोड़ा सा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है निकाल लेंगे। देखिए कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर इफ हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये वाला टर्म, ये वाला जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, अगर ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 है, अगर ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी है, या फिर आप कह लीजिए कि जो v है, वो किसी भी हाल में 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि बॉडी का जो वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जा रहा था कुछ हाइट पर, और वह वापस नीचे गिर जा रहा था। तो अब बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तब तक उसका वेलोसिटी v 0 नहीं हो। यही तो स्केप वेलोसिटी है, u का वैल्यू इससे मिलेगा इस इक्वेशन से। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एम बाई आर। इसमें से m काट दीजिए, तो यहाँ से आपको u मिलेगा, u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2gm बाई आर। तो हम लोग को क्या चाहिए था, हमको u चाहिए था, तो अब हम यहाँ से लिख देंगे कि u इक्वल टू रूट अंडर 2gm बाई आर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2gm बाई आर। ठीक है, तो ये जो u है ना, यही स्केप वेलोसिटी है। और अगर देखिए आप इसमें देखिए कि g क्या है, तो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। m क्या है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, बॉडी का मास नहीं है। किस बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास कोई मतलब नहीं रखता है स्केप वेलोसिटी में। स्केप वेलोसिटी में वो मास मतलब रखता है कि जिसके लिए निकाला जा रहा है, जैसे अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी निकाला जा रहा है।
कि अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से अगर आपको बाहर जाना है तो आपका जो है कितना स्पीड होना चाहिए, तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से अगर हम लोग को बाहर जाना है ना, हम लोग का यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 GM/r होना चाहिए, जहां पर ये √2 GM, जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻11, m क्या है मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ अर्थ होता है कितना 6 इंटू 10⁻24 kg, और r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है तो 6400 किलोमीटर। तो ये सारा वैल्यू हम लोग जानते हैं, निकाल के बैठे हुए पहले से, तो इसको जब रखेंगे तो u जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब आप अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का बात करिएगा तो उसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंका जाएगा तो वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और दोबारा लौट करके नहीं आएगा। समझ गए? तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड है, इतना स्पीड से आप किसी बॉडी को ऐसे थोड़ी फेंक दीजिएगा। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी हम लोग का अर्थ के लिए आता है। तो उम्मीद है आपको जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाएगा कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी और रेडियस ऑफ द अर्थ, या रेडियस ऑफ द बॉडी कह लीजिए। तो मून का जब आप निकालिएगा ना एस्केप वेलोसिटी, तो मून का एस्केप वेलोसिटी में मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून रहेगा। तो देखिए ये तो आ गया अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से मून का जब एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं उसका मास और रेडियस रख करके, तो वो लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड के करीबन आता है, जो थोड़ा सा अर्थ से कम है, क्योंकि मून छोटा है ना, मून जो है छोटा है, उसका रेडियस कम है, मास कम है, रेडियस कम है। तो मून का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसका डेफिनेशन को रिकॉल कर देते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, ध्यान से सुनिएगा, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को अगर फेंका जाए तो दोबारा वो लौट करके अर्थ की तरफ नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं कि किस तरह से बाहर जाएगा और क्या फॉर्मूला होगा और उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है कैसे होगा, ठीक है। इसके पहले क्लास में हम आपको ऑर्बिटल स्पीड ये सब समझा दिए, आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यही एक टॉपिक था जो बचा हुआ था, इसीलिए हम आपको ये बता दिए। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। टॉपिक लिखिएगा, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये 7वां लेक्चर है, इसके पहले 6 लेक्चर हम करा दिए थे। देखिए ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, आपको पता होगा कि बाइंडिंग करना मतलब कि बांध देना, है ना। बाइंडिंग माने बांध देना, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी माने कि वो एनर्जी जिससे कोई दो बॉडीज आपस में बंधा हुआ है, से बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा इसका मतलब समझिएगा। देखिए अभी हम आपको फॉर्मूला बताए कि ½ mu² जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ½ mu² माइनस GMM/r, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और किसी बॉडी को जो एनर्जी हम दिए थे यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी जो दिए थे वो कितना था, वो काइनेटिक एनर्जी था ½ mu²। इतना काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी को दिए थे। ये जो काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी को दिए थे इसी की वजह से तो ऊपर जाना चालू किया। तो इसके पास पहले से एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, कितना -GMM/r। इसका जो बॉडी का जो सरफेस था तो वहां पर इसके पास पहले से एक पोटेंशियल एनर्जी था -GMM/r, लेकिन उसके चलते ऊपर थोड़ी जा रहा था, उसके चलते वो ऊपर नहीं ना जा रहा था,
ऊपर किस लिए जाना चालू किया? तो ऊपर इसलिए जाना चालू किया क्योंकि हम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसको दे दिया हाफ mu², समझ गए? और वो अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया, अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया। कौन सा कंडीशन के अकॉर्डिंग? ये वाला जो कंडीशन हम यहाँ लिखे इसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब हुआ कि जो मिनिमम कंडीशन है इस वाला इक्वेशन से हाफ mu² माइनस g/m/r, इसमें क्या है? तो हाफ mu² माइनस g/m/r इक्वल टू 0। यही मिनिमम कंडीशन है ना। इसी के बाद ना वो जाकर के स्केप करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल गया। देखिए यहां से हाफ mu² जो है इक्वल टू क्या आ रहा है? g/m/r आ रहा है। ये जो एनर्जी है ये हम दिए थे, ये एनर्जी हम दिए थे, काइनेटिक एनर्जी इतना हम दिए थे। किस लिए दिए थे? ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाए, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाए, इसीलिए हम ये एनर्जी दिए थे। मतलब कि यही एनर्जी देने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया, जो बाइंडिंग था वो खत्म हो गया। अब ये जाकर के निकल गया स्पेस में। तो ये किसके बराबर है? ये है g/m/r के बराबर। मतलब ये g/m/r को बोल सकते हैं आप ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, तो आपको आसान भाषा में जवाब देना है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी में जो बाइंडिंग वर्ड है उसका मतलब होता है कि बंधा होना, और ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया कि जब भी कोई दो बॉडीज आपस में गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आपस में टिका रहता है तो उसको कुछ एनर्जी देना पड़ता है ताकि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाए। उसी एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए कि आप है और ये कोई दूसरा आदमी है, ठीक है। आप ये ए है, ये बी है। ए जो है ना, बी से पूरा कर्जा लेके रखा हुआ है 50,000 का, ठीक है। अब ए जो है बी से कर्जा लिया हुआ 50,000 का, समझ गए? तो जब तक ये पूरा का पूरा पैसा इसको वापस नहीं कर देगा, बी इसको छोड़ेगा क्या? नहीं ना। उसी तरह से ये अर्थ है और ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फंसा हुआ है वहां पे। अब जब तक हम इस मास को एक एनर्जी नहीं देंगे, कुछ एनर्जी नहीं देंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा क्या? अर्थ का नहीं निकलेगा। तो हम कितना एनर्जी इसको देंगे इस बॉडी को कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ का है उससे पूरा बाहर निकल जाए, उसी एनर्जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। और वो हम अभी बताया आपको कितना होगा, g/m/r प्लस में होगा, ठीक है। तो g/m/r जो होता है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में ब्लैक होल्स नहीं पढ़ना हम लोग, बस फॉर्मूला याद रखना है और उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आखिर होता कैसे। देखिए ब्लैक होल्स में क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि जो हम लोग का स्केप वेलोसिटी आया था वो आया था u इक्वल टू या u ग्रेटर देन इक्वल टू √g/m/r, ये आया था। तो ये जो वैल्यू था ये क्या था? ये था आपका ब्लैक होल्स सॉरी स्केप वेलोसिटी का वैल्यू था, जिसमें m क्या था, मास, r क्या था, रेडियस। मान लीजिए कि ये अर्थ है, मान लीजिए कि अर्थ है, इसका मास जो है m है और रेडियस इसका r है। मास m है, रेडियस इसका r है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम मास तो उतने रखते हैं, मास को कोई परिवर्तन नहीं कर रहे मास में। हम क्या कर रहे हैं कि रेडियस को धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं, रेडियस को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। मतलब रेडियस को इतना कम कर दिए कि वो हो गया r टेंड्स टू 0। जीरो नहीं किए, टेंड्स टू 0, मतलब कि इतना छोटा कर दिया हम रेडियस को कि रेडियस बहुत ही छोटा हो गया। तो रेडियस अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो देखिए जी कांस्टेंट रखे हैं, मास को भी सेम रखे, खाली हम रेडियस को एकदम जो है ना अर्थ को ऐसे करते करते छोटा करते बहुत छोटा कर दिया, आर का वैल्यू जो टेंड्स टू 0 कर दिया हम। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे यू जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप r को टेंड्स टू 0 कर रहे हैं तो आपका u नहीं बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटाइएगा तो बढ़ेगा ना u। ये डिनोमिनेटर r बहुत घट रहा है तो u का वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा।
तो अब अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से ऊपर फेंकेंगे तो पहले जो यू था वो था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकने पर कोई भी बॉडी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो भाई यू बहुत ज्यादा हो गया। अब हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंके, चाहे लाइट का स्पीड जो होता है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से फेंके, कोई भी बॉडी इसका फील्ड से बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो इसी यही कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक होल्स में कि जैसे मान लीजिए कोई मास है और उस मास का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ही लिखता है ना 4/3 πr³, तो वो जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। मतलब कोई एक मास को बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम में अगर एडजस्ट कराया जाए, रखा जाए, तो उसका एस्केप वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकलना चाहेगा भी किसी स्पीड से तो फाइनली उसको वापस उसी में आ जाना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से नहीं फेंक रहे अर्थ के सरफेस से, आप किसी बॉडी को फेंक रहे हैं मान लीजिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो पता है कि एकदम ऊपर तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कम से कम स्पीड हमको देना पड़ेगा, लेकिन हम उतना नहीं दे रहे, हम उससे कम दे रहे हैं, तो वापस अर्थ पे आके गिर जाएगा। तो अगर कोई एक ऐसा बॉडी है जिसका एस्केप वेलोसिटी मान लीजिए कि ये 3 × 10⁸ है, इससे ज्यादा है, मान लीजिए कि 3 × 10⁸ से भी ज्यादा है, माने कि जो एस्केप वेलोसिटी है u, ये आपका उसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपका मान लीजिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास, इससे भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी लाइट को अगर उससे निकलना होगा, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर जाना चाहेगा स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो भी वापस लौट के उसी में आ जाएगा। तो पूरा ब्लैक बॉडी क्यों ब्लैक होल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे लाइट भी जो है बाहर स्केप नहीं कर पा रहा है। लाइट का भी जो स्पीड है ना, उस स्पीड से भी कोई बॉडी जो बाहर जा रहा है तो वो वापस लौट करके उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जा रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरह का जो भी हम लोग स्पेस में पढ़ते हैं ना वो ब्लैक होल कहलाता है। ये एकदम शॉर्ट में बताया, बहुत ज्यादा हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है। हम लोग यूनिवर्स में बहुत सारा ब्लैक होल्स जो है मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले हम लोग ब्लैक होल का एक पहला तस्वीर फोटोग्राफ भी निकाले, तो इसका मतलब ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करता है, उसका थ्योरी भी जो है सही है, हॉकिंग्स रेडिएशन भी सही है, आइंस्टाइन का जितना भी थ्योरी है वो सब एकदम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब ब्लैक होल में पूरी तरह से बेस्ड है। तो आपको हम एस्केप वेलोसिटी के एग्जांपल से रूप में हम आपको ब्लैक होल समझाए। एक बार फिर से हम लास्ट में बता देते हैं कि ब्लैक होल्स वो होता है जिसमें कि बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। तो उसका एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उससे बाहर एस्केप करना चाहता है या उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाता। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग मार्स पर कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, ठीक है। तो मार्स पे सैटेलाइट भेजना है हमको, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना होगा ना जी, कुछ एस्केप वेलोसिटी है अर्थ का तभी तो निकल पा रहे हैं। अगर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग कोई भी चीज को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज ही नहीं पाते, तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, ब्लैक होल हो जाता है। समझ गए? तो जैसे सन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो सन में आपको पता है सन में क्या हो रहा है, तो सन में आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, मतलब दो लाइट एलिमेंट मिल करके एक हेवी एलिमेंट बन रहा है ना। दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक हेवी न्यूक्लियाई क्रिएट हो रहा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पे चल रहा है। अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत सालों तक कंटिन्यू रहेगा, तो उसके अर्थ के सन के जो सेंटर पे है धीरे 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 क्या जमा होते जाएगा, हेवी एलिमेंट्स जमा होते जाएगा, हेवी एलिमेंट्स जमा होते जाएगा, और जितना हेवी एलिमेंट्स जमा होते जाएगा सन के सेंटर पे उसका मास उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मास बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे सन जो है वो भी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, एक तरह का ब्लैक होल में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे उसका मास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसका एस्केप वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक हो जाएगा। तो कोई भी चीज उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जो है नहीं जा पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का, और अभी हम ये बोल सकते हैं कि आपका ग्रेविटेशन का जो पूरा चैप्टर है खत्म हो गया। ठीक है, ये 7वां लेक्चर था। इससे पहले जितना भी टॉपिक था आप एक बार देखिए उसको, पूरा थ्योरी पूरा डेरिवेशन हम करा दिए आईआईटी जेईई और नीट लेवल पे, तो जा करके देखिए। अब इसमें केवल रह गया है क्वेश्चंस होते रहेगा, आपको देखते रहना है और समझते रहना है।